Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter 9 Biomolecules. Biomolecules में क्या हम पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे How do enzymes bring about high rates of chemical conversion? Okay. Today we will study that topic in more detail. तो ES complex कैसे बनता है? Enzyme and substrate complex. ओके सबस्ट्रेट कहाँ पे जाता है? एंजाइम की साइड पे जाता है। इस डायग्राम में आप देखिए सबस्ट्रेट की साइड पे जाता है और एंजाइम के साथ एक बॉन्ड बनाता है जिसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके एंजाइम सबस्ट्रेट बाउंड टू एंजाइम न्यू स्ट्रक्चर बनता है जिसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बॉन्ड मेकिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। कहाँ से? एक्टिव साइट से रिलीज हो जाता है। एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। तो जो स्टेज किस स्टेट के थ्रू हो जाता है? ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर के थ्रू हो जाता है। देयर कुड बी मैनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स, और भी स्टेट हो सकती हैं। स्टेबिलिटी जो है एनर्जी स्टेटस पर डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स की और स्ट्रक्चर पे। तो पिक्टोरियल ग्राफ हम देखेंगे 9.6। यह पिक्टोरियल ग्राफ देख रहे हो, एक तरफ क्या है? एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरी तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये ट्रांजिशन स्टेट दिखाई है। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ये आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। एक्टिवेशन एनर्जी इट इज़ विदाउट एंजाइम। विदाउट एंजाइम में एनर्जी क्या है हमारी? ग्राफ क्या बता रहा है? एनर्जी ज़्यादा लग रही है बिकॉज इट इज़ विदाउट एंजाइम। और एनर्जी के साथ जब सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर प्रोडक्ट रिलीज होगा तो एनर्जी कम लगेगी। ओके तो आपने ये देखा एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट जो है लोअर लेवल पे है इसके तो रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो वेदर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायर्ड रिएक्शन, एस जो है उसको बहुत हाई एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट से निकलना पड़ता है किसको? सबस्ट्रेट को। तो जो डिफरेंस होता है एनर्जी कंटेंट का एस का और ट्रांजिशन स्टेट का जो डिफरेंस रहता है वो बनता है एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या बनता है? एक्टिवेशन एनर्जी बनता है। ओके enzymes eventually bring down this energy barrier making transition of S and P more easy. ओके क्लियर हो गया डायग्राम से और ग्राफ से। तो नेचर क्या है एंजाइम का? हर एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग साइट बनाता है जिससे कि हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने। और ये जो कॉम्प्लेक्स है शॉर्ट लिव्ड होता है और डिसोसिएट हो जाता है प्रोडक्ट में, जैसा कि मैंने अभी समझाया। और जो अनचेंज एंजाइम है वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्या बना देता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना देता है। इमीडिएटली and the unchanged enzyme with an intermediate formation of the enzyme product complex. ये जैसे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम और प्रोडक्ट हुआ और जैसे ही रिलीज हुआ ये फिर से बॉन्डिंग कर देगा प्रोडक्ट के साथ। ये एंजाइम का एक्शन है। ओके ये था एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ हुआ, ये रिलीज हुआ तो दोबारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन था, ये नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन था।
तो अभी हमें देखना है जो कैटालाइटिक साइकिल है एंजाइम एक्शन की, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करें। पहले है कि सबस्ट्रेट बाइंड होता है एक्टिव साइड के एंजाइम से और फिट हो जाता है एक्टिव साइड में, जैसा कि मैंने अभी पिछले डायग्राम बताया। फिर बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम की शेप को चेंज करता है और मोर टाइटली सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाता है। ओके, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम मोर एक्टिवली ये उससे बाइंड कर जाता है। उसके बाद एक्टिव साइड जो एंजाइम की है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है सबस्ट्रेट की और ब्रेक कर देती है केमिकल बॉन्ड का। और क्या बॉन्ड बनाती है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म। ओके, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, फिर ये ES कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ प्रोडक्ट बनाता है, यूनाइट होके एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो एंजाइम क्या करता है, फिर रिलीज कर देता है प्रोडक्ट को, E प्लस, एंजाइम जो है प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है और फ्री एंजाइम रेडी रहता है बाइंड होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के सबस्ट्रेट के साथ, फिर से वो कैटालाइक साइकिल को रन करने के लिए। ओके, ये हमने पहले भी पढ़ा है। प्रोडक्ट रिलीज हो गया, उसके बाद फिर से एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होने को तैयार रहता है। तो एक्टिविटी जो क्या फैक्टर करती है एंजाइम के, इट कैन अल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, टेम्परेचर, pH, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और बाइंडिंग किसी स्पेसिफिक केमिकल्स पे है, बाइंडिंग उनके साथ है, तो भी इसमें सबस्ट्रेट में उसमें चेंज आता रहता है। किस में चेंज आता रहता है, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, केमिकल्स जो फैक्टर के कारण चेंजेस आता है, pH, टेम्परेचर से, केमिकल से, प्रोटीन से। तो एंजाइम जनरली फंक्शन करता है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और pH में। pH का क्या है, टेम्परेचर का क्या है, और कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या है, इस पर डिपेंड करता है। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी, सब जो एंजाइम है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और pH पर हाईएस्ट एक्टिविटी करते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम pH। उसके बिलो क्या होता है, एक्टिविटी डिक्रीज होने लग जाती है, एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इनएक्टिव कर देता है और हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय कर देता है, बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। लो टेम्परेचर इनएक्टिव कर देता है और हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH। ईच एंजाइम स्विच हाईएस्ट एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और pH पे हाईएस्ट एक्टिविटी रहती है, जिसे ऑप्टिमम pH कहते हैं। ये देखो, ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ये मैक्सिमम है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड pH। ओके, उस पे ये एक्टिव रहता है। तो इस तरह से हमें क्लियर हो गया। अगर कम रहेगा टेम्परेचर, प्रेशर, तो भी इनएक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा रहेगा, हीट ज़्यादा मिल गई तो डीनेचर हो जाएंगे। तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिसमें मैक्सिमम एक्टिव रहते हैं, उसे बोलते हैं ऑप्टिमम pH एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर ना। तो ये बहुत हाई होना चाहिए, ना ये बहुत लो होना चाहिए। ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन pH, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये जो दिया है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम, कंसंट्रेशन भी इनका सबस्ट्रेट का जो है ऑप्टिमम रहना चाहिए। pH और टेम्परेचर इससे ऊपर भी नहीं होना चाहिए, फिर नीचे ये ऑप्टिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए एंजाइम एक्टिविटी।
और ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एंजाइम का सबस्ट्रेट का भी मिनिमम कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए सबस्ट्रेट और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अब इसी को हम और इलेबोरेट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को। तो इंक्रीज होता है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी जो है एंजाइम की इंक्रीज हो जाएगी, और एक मैक्सिमम वेलोसिटी इंक्रीज कर लेगा, उससे ज़्यादा और कंसंट्रेशन राइज नहीं होना चाहिए। वी मैक्स तक ही होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वी मैक्स तक ही होना चाहिए। दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जो एंजाइम मॉलिक्यूल हैं वो बहुत कम है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। तो अगर सब सैचुरेशन हो गया मॉलिक्यूल्स का तो फ्री एंजाइम्स के लिए कोई फ्री एंजाइम बचेगा ही नहीं बाइंड होने के लिए। एंजाइम कम है और सबस्ट्रेट ज़्यादा है, एंजाइम कम है और सबस्ट्रेट ज़्यादा है। तो अगर हमने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का सैचुरेशन आ जाएगा तो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स का सैचुरेशन आ गया, तो कोई फ्री मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ही नहीं एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के लिए। इसीलिए इनका जो है एंजाइम मॉलिक्यूल्स को एक मैक्सिमम वेलोसिटी से ज़्यादा वो इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने पीछे वाले डायग्राम में देखा था। ये वी मैक्स है एक तरह, ये क्या है, वी मैक्स है, और ये वी मैक्स बाई 2, और ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जो देखिए अपन ने अभी इसमें अभी इधर पढ़ा था। ये वी मैक्स बाई 2, सॉरी, ये देखिए ये वी मैक्स बाई 2, ये वी मैक्स मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी तक रहना चाहिए जो है कंसंट्रेशन। जो ईच एंजाइम का हाईएस्ट एक्टिविटी होती है टेम्परेचर और प्रेशर पे, ऐसे ही वी मैक्स तक मिनिमम, मतलब द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि एक्सीड नहीं करनी चाहिए सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से। क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल्स कम हैं तो उनमें सैचुरेशन आ जाएगा, फ्री एंजाइम्स मिलेंगे ही नहीं अगर सबस्ट्रेट सारे हमने यूज़ कर लिए तो बाइंड करने के लिए नहीं बचेंगे। ओके, तो एक्टिविटी जो है एंजाइम की वो सेंसिटिव है केमिकल्स से भी। तो बाइंडिंग ऑफ केमिकल जो होती है वो एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है। तो बाइंडिंग ऑफ केमिकल रिजल्ट्स ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड इनहिबिशन, और केमिकल्स को बोलेंगे इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स कई बार क्या होते हैं, जैसे हम लोग प्लांट्स में देखते हैं कि जो वीड्स जो होते हैं वो सीड्स जैसे ही होते हैं। जैसे वीड्स होते हैं जो वो दूसरे प्लांट जैसे ही होते हैं। मतलब एक प्लांट है तो आपको मुश्किल हो जाता है पता करना कि ये असली स्पिनच है कि ये वीड्स है। तो इसी तरह से इसमें भी वीड्स वाला जो प्लांट होता है वो 80% सिमिलर दिखता है मेन प्लांट से, कोई भी है। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ स्पिनच। उसी तरह से इसमें भी ये होता है, इनहिबिटर्स जो होता है, एक तो केमिकल इनहिबिटर बता दिए केमिकल। अब आप कहोगे कि जब इन सबस्ट्रेट तो पहचानता होगा, एंजाइम तो पहचान लेगा, उसी के साथ लॉक करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ऐसा नहीं है, जो सबस्ट्रेट है वो रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट इनहिबिटर से। जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट से क्लोजली रिजेंबल करता है, सिमिलर हैं इनहिबिटर और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये क्या बाइंडिंग साइट पे चले जाते हैं। तो क्या होता है, सिमिलरिटी द इनहिबिटर कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। तो इस कारण क्या सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता है। इनहिबिटर जो होता है वो सबस्ट्रेट्स के बिल्कुल सिमिलर होता है।
इनहिबिटर और सबस्ट्रेट सिमिलर होता है और compete करता है कि मैं बॉन्ड बनाऊंगा सबस्ट्रेट को बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम को। तो क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता तो एंजाइम एक्शन जो है वो डिक्लाइन कर देता है। एंजाइम एक्शन एज अ रिजल्ट, एंजाइम का एक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि उसको compete करता है कि नहीं तुम बाइंड मत करो, मैं बाइंड करूँगा सबस्ट्रेट का बाय एंजाइम की साइड पे। जैसा एग्जांपल है इनहिबिशन ऑफ सुसेनिक डीहाइड्रोजनेस बाय मेलोनेट, जो कि किससे रिजेंबल करता है, सुसेनेट से ही रिजेंबल करता है मेलोनेट। ये एग्जांपल है। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इसीलिए बैक्टीरियल पैथोजेंस में यूज़ किए जाते हैं, उनको इनहिबिट करने के लिए सिमिलर बनाए जाते हैं। ऐसे ही आगे और क्या दिया है, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस के कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को। वो compete कर जाते हैं, उस साइट पे एक्टिव नहीं रहने देते एंजाइम्स को, और बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें एक टॉपिक बताया, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो आइसोलेटेड हैं और स्टडीड हैं। मोस्ट ऑफ दिस एंजाइम हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन के हिसाब से एंजाइम्स को डिवाइड किया गया है 6 क्लासेस में। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेसिस डीहाइड्रोजनेसिस, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं दो सबस्ट्रेट के बीच में, एस रेड्यूज एक्स ऑक्सीडाइज्ड, एस ऑक्सीडाइज्ड एस रेड्यूस्ड, इस तरह का जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं हम ऑक्सी रिडक्टर्स। और डीहाइड्रोजनेस में ये होता है एक तरह से, कुछ कुछ एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। ये होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस। ऐसे ही ट्रांसफरेज होता है जो ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप को डील करते हैं। जैसे इसमें रेड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रेड्यूस हुआ। तो ट्रांसफ़र जो करते हैं ट्रांसफरेजेस में क्या होता है, कैटेलाइज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ग्रुप को। पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एंड एस, ये एस एंड जी, तो एस एंड एस ग्रुप बन गया और जी अलग हो गया। तो इसका एग्जांपल आएगा आपका एक्सोकाइनेस। इसका एग्जांपल आएगा एक्सोकाइनेस। ऐसे ही हाइड्रोलाइसिस है एंजाइम जो कैटेलाइज करता है हाइड्रोलाइसिस इसका, ईस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का, ग्लाइकोसिडिक का, जैसे एमाइलेस और सेल्यूलोस। एमाइलेस और सेल्यूलोस। ऐसे ही लाइसिस जो होता है वो कैटेलाइज करता है रिमूवल ग्रुप्स का सबस्ट्रेट से, अदर देन हाइड्रोलाइसिस। ये देखो, और ये सी डबल बॉन्ड अलग हो गया। इसमें आ जाएगा आपका हिस्टिडाइन डी कार्बोक्सिलेज। हिस्टिडाइन एग्जाम्पल है डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पहला ऑक्सी रिडक्टेसिस और डीहाइड्रोजनेस है ना। ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, डीहाइड्रोजनेशन होता है। किसमें, किसके द्वारा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेस इसका एग्जांपल है एंजाइम्स का, और अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस। और ट्रांसफर, इसमें एंजाइम क्या करता है, ट्रांसफर और ग्रुप होता है इसके अंदर। तो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप में क्या होता है, अदर देन हाइड्रोजन का होता है ट्रांसफर। तो इसमें हेक्सोकाइनेस आएगा। हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस होता है ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड ग्रुप का।
इसमें एमाइलेस और सेल्यूलोस। इसमें रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस लिविंग द डबल बॉन्ड। इसमें हिस्टिडाइन डी कार्बोक्सिलेज, हिस्टिडाइन डी कार्बोक्सिलेज। तो एंजाइम्स की ये क्लासेस बताई हैं इसने। ओके, 2 और क्लासेस हैं, ये 4 यहाँ हो गई। 2 और क्लासेस बताई हैं, वो हैं आइसोमरेजेस इंक्लूड ऑल एंजाइम्स कैटालाइजिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर से डील करता है। इसका एग्जाम्पल है फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। लाइगेसिस क्या होता है? जो कैटेलाइज करता है लिंक करना दोनों कंपाउंड को, जैसे जॉइनिंग ऑफ CO, CS, CN, PO एट्सेट्रा बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल रहेगा पायरूवेट, एंजाइम का पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। ओके, अब हम पढ़ेंगे कोफैक्टर। एंजाइम्स जो है एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। नंबर ऑफ केसेस में होता है, इसमें नॉन प्रोटीन कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिसको कोफैक्टर्स कहते हैं, क्योंकि एंजाइम से बॉन्ड होते हैं और एंजाइम को कैटालाइटिकली एक्टिव करते हैं। जो प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या करते हैं? एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। जो प्रोटीन पोर्शन है एंजाइम का उसको एपो एंजाइम करते हैं। देयर 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स मे बी आइडेंटिफाइड, जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस। ये कोफैक्टर्स है। नंबर ऑफ केसेस नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं जो कि एंजाइम को कैटालाइटिकली एक्टिव रखते हैं, नॉन प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन वाले जो होते हैं उनको हम एपो एंजाइम बोलते हैं, और नॉन प्रोटीन जो होते हैं, नॉन प्रोटीन कोएंजाइम्स को हम कोफैक्टर्स बोलते हैं। तो क्या करते हैं? ये भी एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। प्रोटीन वाले जो पोर्शन है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं और इसको कोफैक्टर्स बोलते हैं। तो कोफैक्टर्स को डिवाइड किया गया है, एक तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स और मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये टाइटली बाउंड रहता है एपो एंजाइम से, जैसे पर ऑक्सीडेस एंड कैटेलेस, जो कैटेलाइज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में। हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि एक्टिव पार्ट है एंजाइम का। ऐसे कोएंजाइम होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एपो एंजाइम की एसोसिएशन में रहते हैं। ये जो है ये सर्व करते हैं एज अ कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन। इसमें कौन सा आएगा? नाइकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये कोएंजाइम काम आता है एसोसिएशन विद एपो एंजाइम, ये एक्टिवेट करता है कैटलिस्ट को। नाइकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, और इसको बोलेंगे नाइकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। NADP का नाइसिन इसमें का होता है।
और कई नंबर ऑफ एंजाइम है जो कि मेटल आयन है, जो कि कोऑर्डिनेशन करते हैं बॉन्ड्स चेन में, साइड चेन में, एक्टिव साइड में, और कम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स विद सबस्ट्रेट। जैसे जिंक इज़ अ कोफैक्टर, जिंक इसमें कोफैक्टर है फॉर द प्रोटीलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। वो वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि हेल्प करते हैं एंजाइम्स की, उनको बोलते हैं कोफैक्टर्स। नॉन प्रोटीन और प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को, जैसे कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और मेटल आयंस। कैटालाइटिक एक्टिविटी, अगर कोफैक्टर रिमूव करेंगे एंजाइम में से तो कैटालाइटिक एक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये फाइनली करता है कि ये क्रूशियल रोल है कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में, किसका? कोफैक्टर्स का। ओके, तो आज हमने इस सब के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, कोफैक्टर्स, concentration of substrate, factors affecting enzyme activity, nature of enzyme action, concept of activation energy, और कोफैक्टर्स की भी हमने नेसेसिटी पढ़ ली इसमें कि सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको कोफैक्टर्स कहते हैं, प्रोटीन पोर्शन को एपोएंजाइम्स कहते हैं, कोफैक्टर्स को प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम और मेटल आयंस बोलते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, परऑक्सीडेज एंड कैटालेज। कोएंजाइम के NAD, नाइकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर मेटल आयंस हैं। तो ये आपको 3 एग्जांपल्स इसके ये लर्न करने हैं कोफैक्टर्स। तो ये आपका 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सब समझ आ गया होगा चैप्टर, और जो आज पढ़ा है वो भी समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से समझिए, अपनी बुक साथ में रखिए। मेरा वीडियो नहीं तो खाली मेरा वीडियो में भी बुक का ही पोर्शन है, उसमें से पूरा सुनिए, पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखते हुए इसको लर्न कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्ज़ाम्स की। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।